हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज 7 से लेके 12 फरवरी तक का करंट अफेयर्स, जो भी इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे जहां भी जरूरत होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में आपने सुना होगा। फिनलैंड एक कंट्री है यूरोप में। अगर आप अपर साइड में जाओगे, आर्कटिक साइड में जाओगे, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिनलैंड में अभी हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, और कौन बना है वहां का प्रेसिडेंट, नया प्रेसिडेंट? तो जो फॉर्मर पीएम है वहां के, प्रेसिडेंट बनाया गया है यहाँ पे। तो कौन है वहां के फॉर्मर पीएम? अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर स्टब बनने वाले हैं फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर अगर आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मिलेगा, है ना। आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर जाओ तो आपको देखो ऊपर कनाडा मिलने वाला है। कनाडा के नीचे यूएसए मिलेगा। यूएसए के नीचे मैक्सिको मिलेगा। ठीक है, मैक्सिको की निकारागुआ मिलेगा। निकारागुआ के नीचे आपको एक एल सेल्वाडोर नाम का कंट्री मिलेगा। एल सेल्वाडोर नाम का, इसी एल सेल्वाडोर कंट्री में भी इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो कौन बना है प्रेसिडेंट यहाँ का? तो नाइब बुकली। नाइब बुकली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एल सेल्वाडोर। नाइब बुकली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एल सेल्वाडोर। तो याद रखेंगे एल सेल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट का नाम नाइब बुकली। एल सेल्वाडोर अभी पिछले साल भी चर्चा में था। एल सेल्वाडोर ने अपने यहाँ पे जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, उसको लीगलाइज कर दिया। हमारे इंडिया में भी लीगलाइज नहीं है, बिटकॉइन इलीगल है अभी भी। जो डिजिटल जितनी भी करेंसियां हैं आपकी, क्रिप्टो करेंसी हैं, उनको रखना इलीगल माना जाता है। बट एल सल्वाडोर ने जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको पिछले साल क्या कर दिया? लीगल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने इंडियन टूरिस्ट के लिए जो वीजा है ना, वीजा रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको खत्म कर दिया 4 फरवरी से। ठीक है, तो कौन सा कंट्री है ये? तो ये कंट्री है ईरान। ठीक है, इससे पहले भी मलेशिया ने करा जो वीजा फ्री अराइवल दिया है, और श्रीलंका ने भी वीजा फ्री अराइवल दिया है। मलेशिया में, सॉरी, मालदीव में ऑलरेडी हमें वीजा फ्री अराइवल मिलता है। तो क्यों ये सारी कंट्रीज एकदम से इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देने लगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई वीजा होता क्या है। व्हाट इज दिस वीजा? वीजा, ठीक है, तो जब हम अपने कंट्री से, है ना, इंडिया से किसी और कंट्रीज में किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमें चाहिए होता है वीजा। या हम दूसरे कंट्री से कोई इंडिया में आता है तो उसको चाहिए होता है वीजा। तो वीजा क्या होता है? वीजा एक परमिशन होती है ना। वीजा एक परमिशन होती है जो दूसरा कंट्री, हाँ ना, हमारे इंडियन सिटीजन्स को देता है कि भाई आप हमारे कंट्रीज में आ सकते हो। कहते हैं ना, वीजा अप्रूव हो गया, है ना। एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, यानी कि परमिशन अप्रूव हो गई कि आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो। क्या होता है इस वीजा के थ्रू? जब हम किसी कंट्री में जाने के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ की जो स्पाई एजेंसी होती है, पुलिस फोर्सेज होती है, वो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड देखती है इंडिया में कि भाई हमने कहीं मर्डर तो नहीं किया हुआ है, हम टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज तो नहीं है। ठीक है, अगर हमने कोई क्राइम नहीं किया होता है और हम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होते, तो वहाँ की जो वो कंट्री होती है हमें क्या कर देती है? परमिशन दे देती है, आप हमारे यहाँ पे आ सकते हो घूमने। ठीक है, तो यही परमिशन को हम क्या कहते हैं? वीजा कहते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है, अब क्या हुआ है कि भाई जो कंट्रीज है ना, जैसे ईरान है, अभी इन्होंने कहा कि वीजा की जरूरत नहीं है, यानी परमिशन की जरूरत नहीं है ना। अब अप्लाई करने की परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधे हमारे कंट्री में आओ, कोई जरूरत नहीं है आपको अप्लाई करने की वीजा के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब उन कंट्रीज को हमारे बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करनी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं वो बहुत अच्छे हैं, मर्डर करके नहीं भागते, क्राइम करके नहीं भागते, टेरर एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं है, तो इसलिए वो हमें हमारे लिए क्या कर रही है? वीजा फ्री एंट्री दे रही है। ठीक है, तो अब ये वीजा फ्री एंट्री मिल क्यों रही है एकदम से, है ना? एकदम से ईरान ने वीजा फ्री एंट्री क्यों देना शुरू कर दी? तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि आने वाले 7 सालों में, यानी कि 2024 से 2030 के बीच में,
ठीक है, जो इंडियन सिटीजन है ना, इंडिया के लोग हैं, वो घूमने फिरने पर 410 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। यानी कि इंडिया के लोग सिर्फ और सिर्फ 410 बिलियन घूमने फिरने पे खर्च करने वाले हैं, है ना। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब ये जो कंट्रीज है ना, जो वीजा फ्री एंट्री दे रही है, ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए, जो इंडियन सिटीजन हमारे पास आए। ठीक है, अब कैसे आएंगे इंडियन सिटीजन? अब आप वीजा मांगोगे उनसे, है ना। मान लो सपोज डेट मैं एक इंडियन हूँ, मुझे घूमने जाना है, ठीक है, मैंने ईरान घूमने जाना है। अब मैंने ईरान में वीजा के लिए अप्लाई किया, है ना, 6 महीने वीजा आने में लग गए। तब तक मैंने क्या किया कि भाई मैंने कहा छोड़ो, 6 महीने कौन इंतजार करेगा, किसी और कंट्रीज में चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो ईरान ने अब मुझे वीजा की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने गया, है ना, मैंने टिकट खरीदा और ईरान की फ्लाइट में जाके बैठ गया, तो पहुंच गया। तो ये बेनिफिशियल होता है। यानी कि वीजा जहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, कहेंगे यार कौन इतना लंबा वेट करे वीजा के लिए, 5-5 6-6 महीने वीजा आने में लग जाते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि ये जो सारी कंट्रीज है ना, धीरे 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 क्या करती जा रही है, इंडिया के जो सिटीजन के लिए वीजा की जो रिक्वायरमेंट है उनको कम करती जा रही है, खत्म करती जा रही है। यानी कि इंडिया के सिटीजन को वीजा नहीं लगने वाला है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है अभी हाल ही में दिया है जिन्होंने? ठीक है, ईरान से पहले भी श्रीलंका ने कर दी वीजा फ्री एंट्री हमारे लिए, मलेशिया ने कर दी, और जल्दी ही इंडोनेशिया से भी हमको ऐसी खबर मिलने वाली है। इंडोनेशिया से भी ऐसी खबर मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा रशिया ने हमें ई वीजा फैसिलिटी दे दी है ना, कि यार आपको आपको वेबसाइट पे अप्लाई करो, तुरंत फटाफट आपको वीजा मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इस वजह से वीजा फ्री एंट्री हमें मिल रही है। तो याद रखेंगे, ईरान ने अभी हाल ही में वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड की है इंडियंस को। यानी कि अब ईरान में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। ईरान आप वैसे ही जा सकते हो जैसे आप दिल्ली से लखनऊ जाते हो, है ना, लखनऊ से चेन्नई जाते हो, या फिर चेन्नई से आप बैंगलोर जाते हो, वैसे ही जाने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो ईरान इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी हाल ही में किस कंट्री ने, है ना, इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री एंट्री का प्रावधान किया है, या वीजा फ्री एंट्री स्वीकार की है? तो आपका आंसर होगा ईरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। अभी हाल ही में एक कंट्री है जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये? अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है एफटीए। एफटीए भी कहा जाता है इसको सिंपल फॉर्म में। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि फ्री में ट्रेड, अगर हम सिंपल भाषा में इसको निकाले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्री में ट्रेड करना। अब कैसा फ्री में ट्रेड? अब हम मान लो कि हम अपने देश से किसी देश दूसरे देश में, है ना, सामान भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जब हमारा सामान उस देश में पहुंच रहा है तो कुछ टैक्सेस लग रहे हैं उस पर, जिसकी वजह से हमारा जो सामान है वो महंगा हो जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, जब दूसरे देश से हम अपने यहाँ पे सामान मंगा रहे हैं, तो हमारे देश में आके टैक्स लग जा रहा है, जिस वजह से वो महंगा हो जा रहा है। यानी कि सामान क्या होता है, सामान की कीमतें बढ़ जाती है जब वो एक देश से दूसरे देश में जाता है या आता है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, जब दो देश, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं, ये एग्रीमेंट किया जाता है कि देखो भाई, अगर तुम्हारे यहाँ से कोई सामान हमारे कंट्री में आएगा तो हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना। और हमारे यहाँ से तुम्हारे यहाँ पे कोई सामान जाए तो तुम कोई टैक्स मत लगाना। यानी कि बीच में कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि मान लो 100 रुपए का मैं चिप्स का पैकेट अगर मैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया भेजता हूँ, है ना, तो 100 रुपए का ही पहुंचे, इस पर कोई टैक्स ना लगे। सेम, अगर ये 100 रुपए का यूरेनियम हमारे यहाँ भेजते हैं तो 100 रुपए का यहाँ पहुंचे, कोई टैक्स लगा के वो महंगा ना हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने कहा कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं इंडिया के साथ में, है ना, जिससे हमारी क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो कौन सा कंट्री है जो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है? तो ये कंट्री है श्रीलंका। याद रखेंगे, श्रीलंका। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में घोषणा करी गई केपीपी नंबियार अवार्ड की, केपीपी नंबियार अवार्ड की। और ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है इसरो के जो चेयरमैन है, एस सोमनाथ को। ठीक है, तो केपीपी नंबियार अवार्ड किसको दिया गया है? एस सोमनाथ को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसको। ठीक है, केपीपी नंबियार अवार्ड किसको दिया गया है? एस सोमनाथ को दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, है ना, किस व्यक्तित्व को केपीपी नंबियार अवार्ड, है ना, प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर होगा इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलो चलो, ये कोई नहीं, रिपीट हो गया यहाँ पे। भारत रत्न,
ठीक है, पिछले बार भी हम है ना लगातार 3 हफ्तों से भारत रत्न के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था जनवरी के मंथ में कर्पूरी ठाकुर को, देन फरवरी में, है ना, 1 फरवरी को, 3 फरवरी को डिक्लेयर किया गया कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा। अभी हाल ही में 3 और लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा करी गई। ये 3 लोग कौन है? ठीक है, तो ये 3 लोग हैं, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। पीवी नरसिम्हा राव कौन है? हमारे, है ना, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? भारत में एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण हुआ था। भारत की जो अर्थव्यवस्था आज हमें दिखती है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, इन्होंने उसको ऐसे बनाया। इससे पहले क्या होता था? हर फैक्ट्री को लगाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, बट आज ऐसा नहीं है ना, फैक्ट्री लगाने की लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। सेम दूसरा भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और इनको एक किसान नेता के तौर पर, इनको किसान पुत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसानों के बीच में इनकी छवि बहुत अच्छी है, किसान इन्हें अपना नेता मानते हैं। ठीक है, तो भारत के ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इनको दिया गया है। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन साहब को ये अवार्ड दिया गया है ना, मेरे पर्सनल फेवरेट है और मच डिजर्विंग इंसान है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को क्यों जाना जाता है? ये भारत में हरित हरित क्रांति के जनक हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी ना, एम एस स्वामीनाथन ने करवाई थी। तो जीके में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर एम एस स्वामीनाथन होगा। और एम एस स्वामीनाथन को इस साल दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो इनको 51वां भारत रत्न मिला है, इनको 52वां और इनको 53वां। ठीक है, 3 लोगों को। ठीक है, ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, है ना। पीवी नरसिम्हा राव, आई एम ह्यूज फैन ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, है ना, क्योंकि इन्होंने जो देश के लिए किया, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने जो किया, ठीक है, वो देश कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन की वजह से ही आज हमें इतनी सस्ती दर पर क्या मिल पाता है? गेहूं मिल पाता है। ठीक है, चावल मिल पाते हैं, वरना एक टाइम पे, है ना, चावल और गेहूं के दाम यहाँ पे आसमान छू रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे किस किस को मिला है भारत रत्न। पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के काल में उदारीकरण हुआ था। दूसरा भारत रत्न किसको मिला है? चौधरी चरण सिंह को मिला है, ये भी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इनको किसान पुत्र के रूप में जाना जाता है, इनको एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन कौन है? एम एस स्वामीनाथन वही व्यक्तित्व हैं, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इन्हें भारत में हरित क्रांति का पिता या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जो जिसके कारण आज पंजाब में इतनी समृद्धि है, वेस्टर्न यूपी में इतनी समृद्धि है। ठीक है, तो उसी क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन साहब माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी ने डिसाइड किया कि भाई वो कल्चरल सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात कही है इन्होंने? हैदराबाद में। तो संगीत नाटक अकेडमी जो एक कल्चरल सेंटर है उसको एस्टेब्लिश करने जा रही है। कहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रही है? हैदराबाद में एस्टेब्लिश करने जा रही है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यू दिल्ली बुक फेयर। दिल्ली बुक फेयर, है ना, बहुत चर्चा में रहता है, जब भी होता है, हर साल होता है ये, है ना। हालांकि कोविड के टाइम पे बंद हो गया था, क्योंकि भाई 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी की वजह से। ठीक है, बट अभी ये, है ना, पिछले 2 सालों से शुरू हो गया है, 2022 से फिर से शुरू हो गया है। और इस साल 2024 में भी इसको फरवरी 10 से 18 के बीच में, 18 से, है ना, 10 से 18 फरवरी के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ होगा? दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, वेन्यू क्या है? वेन्यू वेन्यू है दिल्ली का दिल्ली का प्रगति दिल्ली का प्रगति मैदान। ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में। थीम क्या है इस साल के न्यू दिल्ली बुक फेयर की? इसका है मल्टीलिंगुअल इंडिया। मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। और जो कंट्री है, गेस्ट ऑफ ऑनर जिसे बनाया गया, वो कंट्री है सऊदी अरेबिया। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे 3 चीजें। ठीक है, कि न्यू दिल्ली बुक फेयर कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था? 10 से 18 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था?
थीम क्या था इसका? मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। और किस कंट्री को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया? तो सऊदी अरबिया को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अभी हाल ही में एक स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि वो अपने स्टेट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब एस्टेब्लिश करेगा। इसके अलावा इंटरनेट को एक बेसिक राइट बनाया जाएगा। ठीक है, आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना होगा, राइट टू लिबर्टी के बारे में सुना होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में सुना होगा, है ना, कि बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, है ना, धर्म को मानने की आज़ादी, ये सब आज़ादियों के बारे में, है ना, इन अधिकारों के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, बट इंटरनेट को ये एक बेसिक राइट बना दिया, यानी कि अब इंटरनेट अब मेरा बेसिक राइट है। इंटरनेट यूज करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और इंटरनेट से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसने इंटरनेट को बेसिक राइट बनाया है? तो वो स्टेट है तेलंगाना। ठीक है, याद रखेंगे, तेलंगाना वो स्टेट है जिसने इंटरनेट को बेसिक राइट बनाया है, और यही बनाने जा रहे हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब अपने यहाँ पे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसने क्या करा है कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, उसको दोबारा से लागू करने का फैसला किया है, और ऐसा करने वाला वो पहला नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट बन गया है। ठीक है, तो उस स्टेट का नाम क्या है? तो वो स्टेट है सिक्किम। ठीक है, याद रखेंगे, सिक्किम। सिक्किम बिकम्स द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू रीइंस्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत चर्चा में रहा, और एक स्टेट है जिसने इसको लागू किया। तो कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? ठीक है, तो उत्तराखंड वो स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला ये इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बात करता है भाई समान अधिकारों की, सभी के लिए समान अधिकार, समान कानून, इनकी बात करता है ये, है ना। अब आप देखो, अगर हमारे समाज में धर्मों को देखो, तो आप हिंदुइज्म में जाओगे, है ना, हिंदू धर्म में जाओगे, सिख धर्म में जाओगे, वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक शादी कर सकते हैं, है ना। अगर कोई पर्सन अपनी एक जीवित बीवी या जीवित पति के रहते कोई दूसरी शादी करता है, क्राइम माना जाएगा, जेल हो जाएगी उसको। बट अगर आप मुस्लिम धर्म में जाओगे तो वहां पर 4 शादी करने का प्रावधान है, यानी कि एक बीबी के जिंदा रहते हुए 3 शादियां और कर सकता है, यानी कि 4 शादी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये लोग अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं, है ना, लीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि इन लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा डाइवोर्स के लिए, तब इन्हें डाइवोर्स मिलेगा। ठीक है, मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम धर्म में क्या है? तलाक 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 बोला और बीबी को कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी को क्या करता है? रजिस्ट करता है, कहता है कि नहीं भाई, सारे नागरिक एक जैसे हैं, और सभी के समान अधिकार है, सभी के समान कानून होने चाहिए। जब यूसीसी आ जाता है किसी जगह पर, है ना, तो अब उत्तराखंड ने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, शादी आप जैसे करो, है ना, हिंदू धर्म में जैसे 7 फेरे लेके शादी की जाती है, और अगर सिख धर्म में जाओ तो आप 4 फेरे लिए जाते हैं, और इस्लाम में जाओ तो कबूल है, कबूल है, कबूल है, इस तरह शादी हो जाती है। तो शादी कर जैसे भी करो, डजेंट मैटर। ठीक है, बट एक टाइम पे एक ही शादी, यानी कि एक हस्बैंड या वाइफ के जिंदा रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्राइम माना जाएगा सबके लिए, मुस्लिमों के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा तलाक, तलाक अब ऐसे नहीं है कि बीवी को छोड़ दिया, तलाक तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा कि भाई तलाक अगर लेना है, कोर्ट जाओ, कोर्ट ऑर्डर देगा, सेटलमेंट करेगा, तब जाके होगा कहीं तलाक। ठीक है, तो कहीं जाके अब तलाक होने वाला है। तो इस वजह से क्या होता है कि यूसीसी सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। ठीक है, तो पहला स्टेट बन गया है जिसने लागू किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। हालांकि गोवा में पहले से है ना, गोवा में पहले से सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है ना। बट गोवा में सिविल कोड लागू करने के, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोई ऐसा वो नहीं किया गया कि भाई कि कानून लाया गया। गोवा, आपको पता है कि 1961 तक किसके कब्जे में था?
पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो वहां पे पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था, ठीक है। तो जब गोवा आजाद हो गया, भारत का हिस्सा बन गया, है ना, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर एज इट इज लागू रहा, ठीक है, इसलिए गोवा। बट कानून बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक स्टेट है, उसने डिसाइड किया है कि वो करेगा, एक हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश करेगा, कहाँ पर? यूथ के लिए। कहाँ पर? यूएसए में और अब्रॉड में, है ना। जो यूथ हमारी विदेशों में जाती है उनकी हेल्प करने के लिए, है ना, एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी हर कंट्रीज में, यूएसए और दूसरे अदर कंट्रीज में। कौन सा स्टेट है ये बनाने जा रहा है? ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ये बनाने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चीफ मिनिस्टर बायोश्री योजना। चीफ मिनिस्टर बायोश्री योजना। चीफ मिनिस्टर बायोश्री योजना ये क्या है कि एक स्टेट है जिसने शुरू किया है, जिसके तहत क्या करा जाएगा? जो बायोवृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या कराया जाएगा? जो फ्री के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर कोई पर्सन है जिन्हें कम दिखाई देता है, कोई वृद्ध है जिन्हें कम दिखाई देता है, तो उनको चश्मा दिलाना, कोई बुजुर्ग अपाहिज है तो उनको व्हील चेयर दिलवाना, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर बायोश्री योजना का, है ना, लक्ष्य होगा। तो ये किस स्टेट ने शुरू करी है? तो ये जिस स्टेट ने शुरू करी है उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने शुरू करी है चीफ मिनिस्टर बायोश्री योजना, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, ठीक है। किसने एस्टेब्लिश किया है और कहां पे एस्टेब्लिश किया है? इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट स्मॉल स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। तो ये इसको एस्टेब्लिश किया गया है मुंबई में, ठीक है। और किसने एस्टेब्लिश किया है इसको? टाटा ट्रस्ट ने एस्टेब्लिश किया है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया है। और किसने एस्टेब्लिश किया है इसको? आपका जो टाटा ट्रस्ट है उसने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। चलिए अभी हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया है कि भाई अपने पड़ोसी, एक पड़ोसी देश है ना, उसके साथ में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे क्या लगाई जाएगी? फेंस लगाई जाएगी। कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, उस देश से जो मिलिट्री पर्सनल है वो हमारे देश में इंक्रोच करने लगे थे, और बहुत सारे जो घुसपैठिए थे वो उसी रास्ते हमारे इंडिया में एंटर कर रहे थे। तो अब इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई ओपन बॉर्डर नहीं रहेगा, अब लगाई जाएगी फेंसिंग। तो कौन सा कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर फेंसिंग करने जा रहा है इंडिया? तो ये है म्यांमार, म्यांमार में, ठीक है। इंडिया टू फेंस इंडो म्यांमार बॉर्डर फॉर इनहांस सिक्योरिटी, ठीक है। तो म्यांमार के बॉर्डर पे अब क्या लगाई जाएगी? फेंसिंग लगाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। आईपीएल 2024 आने वाला है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। अब सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि आईपीएल होता क्या है एक्चुअली। तो आईपीएल 2024 है, इसकी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स, है ना, आप जानते होंगे एक टीम है इसकी, इसने एक इंडियन एक्ट्रेस को चुना है ब्रांड एम्बेसडर अपना। तो कौन इंडियन एक्ट्रेस है जिसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है ना, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा फॉर आईपीएल 2024 के लिए? तो ये एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ, ठीक है। कैटरीना कैफ बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स फॉर आईपीएल 2024, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। और इंडियन रेलवे में अपॉइंट हुई है फर्स्ट, पहली ट्रांस वुमेन, ठीक है, किन्नर टीटी, ठीक है। टीटी आपने सुना होगा, टिकट चेक करते हैं, ठीक है। तो किस रेलवे बोर्ड ने इसको अपॉइंट किया है पहली ट्रांस वुमेन टीटी को? तो ये रेलवे बोर्ड है सदर्न सदर्न रेलवे, ठीक है। तो दक्षिण रेलवे ने क्या किया है? अपॉइंट फर्स्ट ट्रांस वुमेन टीटी ब्रेक्स बैरियर्स इन डिंडीगुल, है ना, डिंडीगुल में इनको किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिट इंडिया मूवमेंट, इंडिया में फिटनेस की जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, उसको आगे बढ़ाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ये हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, ठीक है। और ये ब्रांड एम्बेसडर कोई एक्टर नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है, ये एक सरकारी अधिकारी हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
और ये एक आईआरएस ऑफिसर है और अपनी फिजिक को लेके, अपने डाइट प्लान को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है आईआरएस नरेंद्र कुमार यादव। आईआरएस नरेंद्र कुमार यादव ये बने हैं फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। मतलब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना? आप पूछेंगे कि भाई, पूछेगा क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किसको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और आपको आपके दिमाग में यही होगा, या तो कोई क्रिकेटर होगा या फिर कोई एक्टर होगा, है ना? तो आप कोई मारोगे गलत हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव को, है ना? इग्नोर करेंगे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से, याद रखेंगे इसको। आईआरएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार को बनाया गया है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है उसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किसको बनाया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? इनको बनाया गया अजय कुमार चौधरी को। अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में टाटा एआईए, टाटा एआईए के बारे में आपने सुना होगा। टाटा का जो इंश्योरेंस विंग है, लाइफ इंश्योरेंस विंग है, इनने अपॉइंट किया है अपना एमडी एंड सीईओ। ठीक है, तो किसको बनाया गया है टाटा एआईए का एमडी एंड सीईओ? ठीक है, इनका नाम है वेंकट चलम एच। वेंकट चलम एच। ठीक है, याद रखेंगे टाटा एआईए का नया एमडी सीईओ कौन बना है? वेंकटा चलम एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी किसको बनाया गया है? नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी को बनाया गया है टाटा डिजिटल, है ना, का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। याद रखेंगे इसको। चलिए कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ठीक है, तो कजाकिस्तान में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। कोई इलेक्शन वगैरह वहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं होता है जैसे हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो किसको बनाया गया है कजाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर? तो इनका नाम है ओल्झास बैक्टिनोव। बैक्टिनोव, ओल्झास बैक्टिनोव। ठीक है, इनको कजाक प्रेसिडेंट है, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंट किया है ना? ओल्झास बैक्टिनोव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में समअप हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप, है ना? अंडर 19 वर्ल्ड कप, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। और किसको हराया है? इंडिया को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए हराया किसको गया है? इंडिया को हराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में अब आईपीएल जैसे आ रहा है, अभी हमने पढ़ा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट करी गई है ना? वैसे ही ऑफिशियल स्पॉन्सर अभी इन्हीं हाल ही में बनाया गया है। ऑफिशियल स्पॉन्सर सीएसके का भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है फॉर आईपीएल 2024। कौन सी एयरवेज है जिसको अपॉइंट किया गया है ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ सीएसके? ठीक है, तो इत्तेहाद एयरवेज को बनाया गया ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ सीएसके। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और उन्होंने क्या लगाई? एक डबल सेंचुरी लगाई है, वो भी वनडे क्रिकेट में। क्या नाम है इनका? पथुम निसंका। पथुम निसंका, है ना? अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ही थे ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, बट अब श्रीलंका को भी मिला है एक नया क्रिकेटर जिनका नाम है पथुम निसंका, जिन्होंने क्या लगाई है? डबल सेंचुरी लगाई है वनडे क्रिकेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सैफ अंडर 19, सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप। ठीक है, सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियन। इंटरेस्टिंग रहा ये, बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला रहा। सैफ का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल से संबंधित होती है चैंपियनशिप। ठीक है, तो कौन जीता कौन हारा? ठीक है, इसमें कोई जीता नहीं, दोनों ही जीत गए। इंडिया और बांग्लादेश को अपॉइंट किया गया, बनाया गया जॉइंट विनर, क्योंकि बराबर गोल मारे गए थे, है ना? बराबर टाइम अप हो रहा था, तो इंडिया बांग्लादेश डिक्लेयर जॉइंट विनर। यानी कि इस साल का सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप में कौन विनर रहा है? इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही विनर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
ठीक है। अभी हाल ही में एक स्पेस एजेंसी है जिसने एक सुपर अर्थ की खोज की है ना। और सुपर अर्थ किसको बोला जाता है, जो हैबिटेबल जोन में है, जहाँ ये ऐसी संभावना जताई जाती है कि वहाँ पे यहाँ पे जीवन मिल सकता है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक सुपर अर्थ की खोज करी है अभी हाल ही में? तो ये एजेंसी है नासा। ठीक है, नासा ने सुपर अर्थ की खोज की है अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में किनलिंग स्टेशन बनाया गया है। किनलिंग स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में ये किनलिंग स्टेशन बनाया गया है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने लॉन्च किया है, एक मिनट। चाइना ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी रैंकिंग आई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड बैंक की आई। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है हर साल। ठीक है, और इस साल की जो रिपोर्ट है इसमें टोटल 139 कंट्री थे और इंडिया की रैंक आई है 38। ठीक है, तो लॉजिस्टिक, एलपीआई मतलब लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? एलपीआई को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, इस साल का जो एलपीआई है उसमें 139 कंट्रीज को शामिल किया गया था और जिसमें इंडिया की रैंक आई है 38, यानी कि 38 बाई 139। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा अब तक का करंट अफेयर्स, है ना, 7 से लेके 12 फरवरी तक का। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट एंड इंडिसेस जो है पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।